हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, ब्रीफ में जो आइडिया है उसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके प्री और मेंस में स्पेसिफिक आइडिया से, जिस आइडिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं उससे आपको लिंक करवा सकूं। हमारा जो ये एनालिसिस है ये बेस्ड है आपके यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है। सेकेंडली, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के प्री और मेंस के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, कौन से थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपका जो एग्ज़ाम का जर्नी है उसको इजी बनाना चाहता हूँ ताकि एग्जैजुरेशन ज़्यादा ना हो, चीज़ों को हम सिंपल तरीक़ों से पढ़ें और उन आइडियाज़ को पढ़ें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इशू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं अक्रॉस ऑल दी जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऐसे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर स्टूडेंट का फाउंडेशन क्लियर है। अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिक्स, साइंस एंड टेक, तो आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं। हम आपको चीज़ें बिगिनिंग से पढ़ाएंगे पूरे एंड तक। कम्प्रिहेंसिव कवरेज दिया जाएगा सिलेबस के मुताबिक, उसी के ऊपर कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो क्लासेस रहेंगी वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही कराई जाएंगी। रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। ऐसे राइटिंग भी करवाई जाएंगी डिफरेंट पेपर के, जो जीएस पेपर 1 से लेके आपके 4 तक आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएंगी क्लासरूम में ही। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपका जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट, तो आप इस पर भी एनरोल हो सकते हैं। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। ध्यान रखिएगा, हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट वुमेन के थीम के ऊपर। वुमेन के एम्पावरमेंट को लेके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, वुमेन एनवायरनमेंट, इनको थीम के हिसाब से देखना है। तो अभी आपके जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कहीं भी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इश्यूज को लेके क्वेश्चन बन सकता है। तो जो आर्टिकल है वो क्या दर्शा रहा है, इंडिया का जो जेंडर गैप रिपोर्ट में रैंकिंग है, जो जेंडर गैप पब्लिश किया जाता है, जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हर साल ये पब्लिश होता है। इसमें आपके 148 कंट्री के अंदर इंडिया का जो रैंक है वो है 131। तो इससे हमें पता लगता है, ये हमें आपका पैरामीटर दिखाता है कि इंडिया जो है अभी भी वुमेन एम्पावरमेंट में डिफरेंट सेगमेंट में लैग कर रहा है। तो जो जेंडर गैप रिपोर्ट है ये आपके इकोनॉमी में वुमेन का पार्टिसिपेशन, पॉलिटी में वुमेन का पार्टिसिपेशन, इन सभी मैट्रिक्स में ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करता है। तो इसमें स्पेशली अभी अगर देखें तो इंडिया में एक पॉजिटिव ये है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो काफ़ी आपका एनकरेजिंग है। फॉर एग्जांपल 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की वजह से आपके अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 33% वुमेन के लिए, 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। और कोई स्टेट और बाकी बहुत सारे स्टेट में इसको 50% तक भी बढ़ाया गया है। और इसी के साथ जो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उसमें भी आपका वुमेन रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर किया गया है बाय रिजर्विंग 33% सीट। हालांकि उसको अभी भी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो ये जो आर्टिकल है ये स्पेशली वुमेन के इकोनॉमिक सेगमेंट में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, हेल्थ और सर्वाइवल के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है कि हमारा देश जो है
वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ वुमेन पे अभी भी लैग कर रहा है। तो जेंडर इक्वालिटी इन सेगमेंट्स में नहीं देखी गई है। तो अभी करना क्या है, तो थोड़ा बहुत अगर हम रिपोर्ट को देखें तो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी देखी गई है 148 कंट्री में से 131 रैंक में है हम, तो काफ़ी चिंता की बात है ये। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। न्यूट्रिशनल डेफिशिट देखी जाती है वुमेन में। वुमेन के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी कम देखी गई है कंपेयर टू मेन। फेलियर इन वुमेन हेल्थ ऑटोनॉमी, तो जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ऑटोनॉमी रहती है वो नहीं है। देन आपकी जो वुमेन है लगभग 50% से भी ज़्यादा वुमेन एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 एनीमिया से जूझ रही है, जिसके वजह से उनका जो लर्निंग आउटकम है वो हैम्पर हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट, अगर बीमार रहेंगे, वीक रहेंगे तो कैसे आपके वर्क करेंगे। मैटरनल हेल्थ जो है उसमें भी वीकनेस देखी गई है। और इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन प्राइमरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर वुमेन। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में अगर हम देखें वुमेन का, तो इंडिया रैंक अचीव कर रहा है 143rd ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर वुमेन। वुमेन अर्न लेस देन अ थर्ड, तीन तीन हिस्से का एक हिस्से से भी कम जो है वुमेन अर्न करती है, एक तिहाई से भी कम। तो ये भी एक चिंता का विषय है। अगर वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है एट फुल पोटेंशियल उसको अगर इंक्रीज किया जाए तो इंडिया को लगभग 770 बिलियन डॉलर का बूस्ट मिल सकता है जीडीपी में बाय 2025 एंड। और इसमें आईएमएफ का भी एक रिपोर्ट है कि लगभग 25% तक जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो सकती है। फिर जो अनपेड केयर वर्क दिया जाता है बाय वुमेन वो 7 टाइम्स मोर है देन मेन। ये टाइम यूज सर्वे का रिपोर्ट है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसीलिए अभी क्या करना है, जो केयर वर्क है उसको भी रिकॉग्नाइज करना है और केयर वर्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि वुमेन को फ्री किया जा सके फॉर डिफरेंट अदर मॉनिटरी एक्टिविटीज। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन लाइक चाइल्ड केयर देना है, एल्डर केयर देना है, मैटरनिटी बेनिफिट्स देनी है, क्रिशेस बनाना है ताकि वुमेन क्या कर सके, आपकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कर सके, उनके ऊपर जो हाउस होल्ड का जो जिम्मेदारियां हैं वो उसका बर्डन कम हो। फिर आप डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड फ्यूचर अगर रिस्क देखें तो एजिंग पॉपुलेशन, अभी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 2050 तक क्या है ये ओल्ड एज हो जाएंगी। तो इसमें 20% जो एल्डरली पॉपुलेशन होगी उन इसमें मोस्टली विडोज एंड डिपेंडेंट वुमेन होगी। इसीलिए वुमेन का फुल पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में इंश्योर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शंस में हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर, केयर सर्विसेज, जेंडर बजटिंग, इन सभी चीज़ों में फोकस कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी रहेगा। ओके, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है की टर्म्स का उसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट, अगर आप लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो राइट्स दी गई है, उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दी गई है वो सिर्फ मैन के लिए नहीं दी गई है, इट इज़ फॉर एवरीबडी। रिच हो, पोर हो, मैन हो, वुमेन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, डिफरेंट एथेनिसिटी के लोग हो, सभी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सभी को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेल होनी चाहिए। फिर कैपेबिलिटी अप्रोच, जैसे हमेशा ही बताता हूं, बाय अमर्त्य सेन एंड मार्था नस्बॉम, तो इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में कहा है कैपेसिटी इंक्रीज करना है पीपल का, सिटीजन्स का, बाय एजुकेटिंग देम, बाय गिविंग देम बेटर हेल्थ फैसिलिटी, बाय इम्पार्टिंग स्किल्स। ओके, देन यूटिलिटेरियन इकोनॉमिक मॉडल क्या कहता है कि बाय इग्नोरिंग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हम इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं पा सकते हैं। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच कहता है मैक्सिमाइजिंग द हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर। फिर फेमिनिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी कहता है कि रिकॉग्नाइज करना है केयर वर्क को, प्रोडक्टिव लेबर में वुमेन को एंगेज करवाना है। बाकी अगर आपको चीज़ें थोड़ी बेसिक्स से समझनी है, आप कोचिंग भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं, सोसाइटी के जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ सकते हैं। कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिलेंगे, वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है।
बाकी ये जो भी हमने पढ़ाया सिलेबस से इसका कैसे लिंक है, GS 1 2 3 4 ऐसे, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, PSR ऑप्शनल, उसमें आप ये देख सकते हैं ताकि चीज़ें जो आप पढ़े वो आपका रेलेवेंट रहे, ऑथेंटिक रहे, क्रेडिबल रहे। ओके। फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप इसको देख के थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मेंस के क्वेश्चन एज वेल एज प्री के भी कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं। वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जेंडर इक्वालिटी एज ए कोर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। तो जेंडर इक्विटी का टारगेट हमें रखना है, नीति आयोग के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा जेंडर ऑडिट्स करने जरूरी है इन लेबर, हेल्थ, वेलफेयर मिनिस्ट्रीज, बाय वेलफेयर मिनिस्ट्रीज। इन्वेस्ट करना है इन केयर इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, कृषि की फैसिलिटी, एल्डर केयर फैसिलिटीज, होम बेस्ड केयर सपोर्ट एसेट्रा। बूस्ट करना है हेल्थ इन्वेस्टमेंट स्पेशली फॉर वुमेन, ताकि हम एनीमिया एलिमिनेशन कर सके बाय स्कीम्स लाइक एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ध्यान देना जरूरी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को आपका स्ट्रेंथन करना जरूरी है, रिफॉर्म लाना जरूरी है इन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस रखने जरूरी है फॉर वुमेन, मैटरनिटी प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने जरूरी है, इक्वल पे देना है फॉर इक्वल वर्क, फॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है वुमेन वर्क का, ताकि सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी मिल सके। इंस्टीट्यूशनलाइज करना है अनपेड वर्क रिकॉग्निशंस को, टाइम यूज सर्वे का अनपेड केयर एस्टिमेशन करना है, और कम्युनिटी का एक कोऑपरेशन जरूरी है इसमें, क्रॉस सेक्टरल कोऑर्डिनेशन भी हम कर सकते हैं लाइक हेल्थ, लेबर, एजुकेशन, वेलफेयर, जेंडर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, लेसन ले सकते हैं फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इंसाइटफुल है एंड एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। डू लो इंटरेस्ट रेट्स स्पर ग्रोथ, तो अभी क्या जो लो इंटरेस्ट रेट लाया गया है, लगभग आपका 100 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को घटाया गया है। इसके बाद भी देखा जा रहा है कि जो मार्केट में आपकी क्रेडिट की ग्रोथ है वो बहुत कम देखी गई है, मतलब क्रेडिट नहीं लिया जा रहा है बाय दी कंज्यूमर्स एज वेल एज बाय दी इन्वेस्टर्स। तो इसमें ये चीजें आलोचना की गई है कि सिर्फ जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो आरबीआई लेती है, जिसके तहत मार्केट में आपका लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाता है, पैसे को मार्केट में छोड़ा जाता है बाय रिड्यूसिंग रेपो रेट, तो क्या सिर्फ उससे आपका देश का इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो अचीव होगा? इसमें कहा गया है कि नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि जो फिस्कल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है उसको भी रोबस्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में डिमांड का सर्ज होना बहुत जरूरी है, मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्केट में स्किल्ड वर्कफोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर है इन इंटरनेशनल मार्केट उसको आपका ईज करना ज़रूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं, आपके जो अचीव करना चाहते हैं ग्रोथ उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी एलोन ग्रोथ को ड्राइव नहीं कर सकती है। टू ड्राइव रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें क्या करना है, हमारे सरकार को जो फिस्कल पॉलिसी है जो जिसको हम बजट के जरिए इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसमें आपका ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज को लेना जरूरी रहेगा। वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो करना क्या है, ध्यान रखिएगा, रीबैलेंस करना है मॉनेटरी एंड फिस्कल रोल को। तो मॉनेटरी पॉलिसी एलोन इज इनसफिशिएंट फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। फिस्कल मेजर्स लेने हैं बजट के द्वारा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है ताकि जो आपके इंडस्ट्रीज है, कंज्यूमर्स है, उनको सब्सिडाइज किया जाए, इंसेंटिव्स दिया जाए। जैसे इंसेंटिव्स में आपके पीएलआई इंसेंटिव, ईएलआई इंसेंटिव, ये सभी को और रोबस्ट तरीके से चैनलाइज करना जरूरी है। फोकस करना है कैपेसिटी एक्सपेंशन में। तो जो इंडस्ट्री का कैपेसिटी आपके सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुका है वो क्यों और लोन लेगा, एक्सपैंड नहीं करेगा, तो उनको एक्सपैंड करवाने में गवर्नमेंट द्वारा मदद की जानी है। स्ट्रेंथन करना है मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को। जो मॉनेटरी पॉलिसी ली जाती है वो ट्रांसमिट ही नहीं होती है बहुत समय, तो उसको ट्रांसमिट करना जरूरी है। और डिफरेंट जो सेक्टर्स है उसमें क्रेडिट को, जो क्रेडिट का फ्लो है उसको इंश्योर कराना जरूरी है, लाइक एमएसएमई, स्टार्टअप्स। ओके,
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसमें आपके जो लॉज है काफ़ी रूडिमेंट्री है, तो उसको हटाना ज़रूरी है, इसको ईज लाना ज़रूरी है इसमें। फिर डिमांड को मॉनिटरिंग करते रहना ज़रूरी है, कंजम्पशन पैटर्न को, एम्प्लॉयमेंट रेट्स को, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को। फिर आप स्टेट स्पेसिफिक ग्रोथ स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं। डिफरेंट जो स्टेट है उनको भी अपना ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अचीव करना होगा बाय फिस्कल पॉलिसी, बाय एंश्योरिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज एंड इंसेंटिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी अलोन कैनॉट एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी हैज़ टू हेल्प। तो ऐसा चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट है सेव अस फ्रॉम आवर चैंपियंस। तो इसमें ये आर्टिकल फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी इंसाइटफुल है। इसमें कही गई है कि क्यों हमारा जो डोमेस्टिक सेगमेंट है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट या मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, वो क्यों ग्रो नहीं कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों एक लिमिटेड ग्रोथ ही हम देख पा रहे हैं। तो इसमें क्रिटिसाइज की गई है कि ग्रोथ नहीं होने का मेन आर्ग्यूमेंट्स इसमें क्या दिया गया है, इंडियाज ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन वर्सेस इनोवेशन डेफिसिट। तो हमारे देश में इनोवेशन की डेफिसिट देखी गई है। हमारे देश में आप, डिस्पाइट हम लार्ज इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमारे पास फ्यू ग्लोबली रिकॉग्नाइज ब्रांड्स है। ग्लोबल लेवल में देखें तो अमेरिका से एप्पल है, टोयोटा है, आपके जापान से सैमसंग है, साउथ कोरिया से, लेकिन इंडिया से कोई वैसा हमें नामी दामी ब्रांड देखने को नहीं मिलता है एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म। इसका कॉज ऑफ इनोवेशन डेफिसिट क्या है, हाई टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म है। हम हमारे देश के इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगाते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में, ताकि इंपोर्टेड जो आपके कम्पिटेटिव प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाइज बेटर प्रोडक्ट है, वो हमारे देश में बिक ना सके और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरिस्ट है, उनको बचाया जा सके। तो इससे क्या होता है, जो हमारे देश के कैपिटलिस्ट है वो आपके इनोवेशन में, R&D में खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रही है। तो इसको क्या करना है, आपके ग्रेजुअली प्रोटेक्शनिज्म को हटाना है, ताकि बाहर के जो आपके प्रोडक्ट्स है वो हमारे देश में आए, तो हमारी जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, वो तब क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाने में बाउंड हो जाएंगे, और उससे क्या है, हमारा जो कंपटीशन है वो हाई होगा और हमारे इंडस्ट्रीज बेटर प्रोडक्ट बना पाएंगे। वीक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन, तो वो क्या होगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। फिर रेगुलेटरी बैरियर्स भी देखे जाते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स डिस्करेज करता है हाई क्वालिटी R&D को। अगर कंपेयर करें विद चाइना, तो चाइना में आप देख सकते हैं काफ़ी डोमिनेंट, आपके ग्लोबली डोमिनेंट फर्म्स देखे जा सकते हैं, EV में, बैटरीज में, सॉफ्टवेयर्स में। क्यों, बिकॉज ऑफ R&D। देन आपके जो हमारे डोमेस्टिक चैंपियंस है, ओके, उनको आपका क्या करना ज़रूरी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा R&D में खर्च करना, प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना, क्वालिटी वाइज बेटर बनाना, और इंटरनेशनलाइज करना ज़रूरी रहेगा अपने प्रोडक्ट को। वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। बाकी जो टर्म है, मीनिंग एक्सप्लेन किया गया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ओके, कि FDI क्या है। इस बार APSC में पूछ लिया गया था, टैरिफ रेफर्स टू, ओके। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है हमें, ये जो भी हमने देखा इसी का उल्टा हमें करना ज़रूरी रहेगा। जैसे डोमेस्टिक इनोवेशन हब्स को बनाना ज़रूरी है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म को एंड करना ज़रूरी है, कि एक पर्टिकुलर जो लार्ज कॉरपोरेट है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वो नहीं होना चाहिए। रिसर्च फंडिंग को बढ़ाना ज़रूरी है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वेंचर कैपिटल है, उसको बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि बेटर प्रोडक्ट बनाई जा सके। पब्लिक प्राइवेट एकेडमिया सिनर्जी लाना ज़रूरी है। एक्सेलरेट करना है डिजिटल एंड ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को। अलाइन करना है ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन को एंश्योर करना है। प्रमोट करना है कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, तो ये सभी ज़रूरी रहेगी। स्किल्ड माइग्रेंट्स को लाना ज़रूरी है, हमारे जो माइग्रेशंस हो रहे हैं, स्किल्ड डायस्पोरा, उनको देश में एब्जॉर्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है ट्रेड टॉक्स के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो इंडिया ने रिजेक्ट किया है ऑस्ट्रेलिया का जो प्रपोजल है, डिमांड है फॉर टैरिफ कट ऑन डेयरी एंड वाइन। तो अभी डेयरी जो सेगमेंट है हमारे देश में, तो डेयरी सेगमेंट में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हम टैरिफ लगाते हैं, ताकि जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट ना कर पाए और उनके जो
प्रोडक्ट है हमारे देश में कम्पिटेटिव प्राइस में ना बिक पाए। क्यों? बिकॉज जो आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, इनके जो डेयरी प्रोडक्ट है काफ़ी कम्पिटेटिव एंड क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं। तो ये प्रोडक्ट जब आपके सस्ते दामों में इंडियन मार्केट में बिकेंगे तो इससे क्या होगी, हमारे देश के जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं कंपेयर टू दिस कंट्रीज डेयरी प्रोडक्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए। तो इसीलिए क्या है, हमारी सरकार हमारे फार्मर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करती है बाय इम्पोजिंग हाई टैरिफ एंड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो हाल ही में सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स देखा गया यूएसए के ऊपर, और यूएसए ने उस बात को डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन भी किया है। तो हम अपना जो डोमेस्टिक सेगमेंट है, हमारे जो स्मॉल फार्मर्स है, उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या है, वाइन में हो या वाइन में भी जो हमारा राइजिंग मार्केट है उसको हम खराब नहीं करना चाहते हैं, ताकि हम अपने जो बिजनेसेस है, अपने जो स्मॉल फार्मर्स है, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और ये सभी रीज़न की वजह से ही हमने आरसीईपी को भी ज्वाइन नहीं किया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से हमने विड्रॉ किया था। तो अभी क्या करना है, हमें एक बैलेंस अप्रोच रखना ज़रूरी है। फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी को भी रखना ज़रूरी है और अपॉर्चुनिटी भी देना ज़रूरी है इंपोर्ट को। तो ये सभी चीज़ें जो है एक बार आप देख लीजिएगा, ओके। और डोमेस्टिक लेवल पे रिफॉर्म करना, हमारे फार्मर्स को आपके और कैपेसिटी इंक्रीज करना उनका, ताकि बेटर प्रोडक्ट को बना सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सेंटर पुशेस ई ट्रक एडॉप्शन विथ पीएम ई ड्राइव। तो एक नया स्कीम लिया गया है पीएम ई ड्राइव। तो स्पेशली ये दिल्ली में अभी आपका इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें आपको क्या दी जाएंगी, 9.6 लाख रुपीस का सब्सिडी दिया जाएगा पर व्हीकल, स्पेशली ट्रक में। दिल्ली रीजन में जो ट्रक चल रही है काफ़ी पुरानी ट्रक है, इंटरनल कंबशन वाला इंजन है, जिससे दिल्ली में जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर साल ही आप देखते हैं। तो इसमें वेहिकुलर इमिशन भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है, स्पेशली जो ट्रक्स है। तो सेंटर पुश कर रही है कि ई ट्रक एडॉप्शन हो, और इसके लिए स्कीम ली है पीएम ई ड्राइव। तो इसके बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। और मेंस में अगर पूछा जाए तो कैसे हम ग्रीन ट्रांजिशन कर सकते हैं, तो उसमें पीएम ई ड्राइव के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये पूरा मोटा मोटा स्कीम क्या रहेगा कि जो ओल्ड ट्रक है उनको जो स्क्रैप करवाएंगे, उसके बाद स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, और उसके बाद नया ई ट्रक परचेस करेंगे, उनको 9.6 लाख पर व्हीकल का आपका सब्सिडी दिया जाएगा। वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। सिंपल छोटा सा आर्टिकल है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 9 पाकिस्तान साइट्स हिट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, सेज धोवल। तो हाल ही में इन्होंने आईआईटी मद्रास के कन्वोकेशन 62nd कन्वोकेशन में अटेंड किया, और उसमें हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस था उसको इन्होंने उसका ब्यौरा दिया, और कहा कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को इंडिजीनियस नॉलेज में, इंडिजेनाइजेशन में ज़्यादा ध्यान बरतना चाहिए, ताकि हम देश को पावरफुल बना सके इन डिफेंस, इन डिफरेंट अदर सेगमेंट। तो अभी एग्जाम में क्या है, आपके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमने कई बार जिक्र किया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज का मेरा जो मकसद है ये है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में इंडिजिनाइजेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम को डेवलप करके अपने तरीके से हमारे देश को ग्रो करा सकते हैं, और सेल्फ रिलायंस हासिल कर सकते हैं इन डिफरेंट सेगमेंट, इंक्लूडिंग स्पेस, इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग मेडिसिन, इंजीनियरिंग, वट एवर द फील्ड इज। तो इसको कहीं आप मेंशन कर सकते हैं, इंडिजिनाइजेशन एंड रिलायंस ऑन इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, ओके। तो इसमें ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम के बारे में जो इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम, एडवांस रेडार्स, बैटल फील्ड सर्विलियंस सिस्टम, तो इनके बारे में जिक्र किया गया है। तो इस आर्टिकल से हम डिफरेंट सेगमेंट में कैसे हम सेल्फ रिलायंस ला सकते हैं उसके बारे में आप जान सकेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल छोटा सा ही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। इसके ऊपर भी हमने बहुत सारी आर्टिकल्स देखी थी, तो फिर से एक बार इसको रिवाइज करने के लिए मैंने ये आर्टिकल लिया है। तो कोविड के समय से ही, और उसके बाद जो क्लैश हो गया था चाइना के साथ, तो उसके वजह से कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा था, जो पिलग्रिमेज था, उसको हॉल्ट कर दिया गया था। हाल ही में इसको रिज्यूम किया गया है। तो इसके लिए अभी कौन कौन से वे से जा सकते हैं, ओके। आपके 3 रास्ते हैं। एक तो आप उत्तराखंड के लेपुलेख पास से हम ट्रैवल कर सकते हैं माउंट कैलाश तक, जो आपके चाइना
के तिब्बत में है। नेक्स्ट हम काठमांडू से होके भी जा सकते हैं। थर्ड जो रूट है नाथुला जो पास है, उससे भी हम सिक्किम के जरिए तिब्बत को कनेक्ट करते हुए फाइनली तिब्बत के आपके मानसरोवर लेक और माउंट कैलाश तक जा सकते हैं। तो अभी इसमें क्या है, प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन बन सकता है, कितने रूट है। देन मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि चाइना के साथ जो भी कोऑपरेशन है, कन्फ्लिक्ट है, तो उसमें ये चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। तो लेपुलेख पास, नाथुला पास, ओके। तो 5 साल के बाद इसको ओपन किया गया है। इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो माउंट कैलाश है, मानसरोवर लेक है, ये सिर्फ हिंदुइज्म के लिए ही सेक्रेड नहीं है, पवित्र नहीं है, बाकी और रिलीजन के लिए। हमें लगेगा कि खाली हिंदुइज्म के लिए है, नहीं, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड तिबेटियन रिलीजन रीजन में बॉर्न ट्रेडिशन है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, कहीं आपके स्टेटमेंट में बन सकता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। बाकी चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है करेक्टिंग द इमेज ऑफ द हायर जुडिशरी। तो इसमें हायर जुडिशरी के बारे में क्रिटिसाइज किया गया है, और वो भी क्रिटिसाइज किया गया है बाय फॉर्मर एससी जज मदन लोकुर जी। तो ओपनली क्रिटिसाइज किया है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का जो रिलेशन है एंड जो इंडिपेंडेंस का इशू है उसको लेकर के, और इसी के साथ उन्होंने दर्शाया है कि वर्ल्ड जस्टिस का जो आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स होता है, उसमें इंडिया का रैंक काफी खराब है। इसका रीजन क्या है, जो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव रिलेशन है, इंडिपेंडेंस का जो इशू है, फिर करप्शन के जो आपके एलिगेशंस लगते रहते हैं, जो हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब के ऊपर जो आपका चार्जेस लगा था। देन जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसका ओपेकनेस को लेके आपका क्या है, बार बार चर्चे में आते रहता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है काफी उसमें इनट्रांसपेरेंसी है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखी गई है, बायस्डनेस देखा जाता है, पार्टिसनशिप देखा जाता है इन लोअर कोर्ट्स। तो उन सभी चीजों को इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। तो जुडिशरी के रिफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जुडिशरी हाल ही में बिकॉज ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा एलिगेशंस, करप्शन एलिगेशंस काफी चर्चे में रहा है। कॉलेजियम सिस्टम भी काफी चर्चे में रहा है। तो कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर, जुडिशियल करप्शन के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपके कॉलेजियम सिस्टम में रिफॉर्म लानी होंगी, जो करप्शन के एलिगेशंस लगते रहते हैं उनको ठीक करना होगा, जो जस्टिस में डिले होता है उसको दूर करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेसेस देखे गए हैं उनको खत्म करना होगा, और जस्टिस को सर्व करना होगा टू एवरी पॉपुलेशन। तो रिफॉर्म कॉलेजियम सिस्टम, स्ट्रेंथन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, लीगल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, पब्लिक लीगल लिटरेसी देना जरूरी है, रिसर्च बैक जुडिशियल रिफॉर्म्स करने जरूरी है, क्रिटिसिज्म को बैलेंस करना जरूरी है विथ इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, और ये आज का आखिरी आर्टिकल है जो बात कर रहा है शुक्ला मेक्स द मोस्ट ऑफ फाइनल डेज इन ऑर्बिट अहेड ऑफ एक्सियम 4 मिशंस अनडॉकिंग। तो अभी एक्सियम 4 मिशंस जो है वो अनडॉकिंग होने वाला है, वापस जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो आने वाले हैं। तो इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे डिफरेंट नेशन से, इंक्लूडिंग इंडिया, पार्टिसिपेटेड बाय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी। तो इस जो आपका मिशन था, इसमें क्या क्या आपके टेस्ट किए गए उसके बारे में मेंशन किया गया है। ओके, तो एक्सियम 4 मिशन, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्राइवेट क्रू मिशन है टू ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कंडक्ट किया है बाय एक्सियम स्पेस ने, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्रमोटिंग कमर्शियल स्पेस रिसर्च, तो कैसे पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। फिर माइक्रो एल्गाई के ऊपर इसमें रिसर्च किया गया है, किस तरीके से जो माइक्रोस्कोपिक एल्गाई है दैट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को, और ये कैसे क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं एज फूड एंड बायोफ्यूल सोर्सेस, उसको रिसर्च किया है। फिर जो वॉयेजर्स है उनके जो आई मूवमेंट है, क्योंकि आपके माइक्रोग्रेविटी में आई के ऊपर क्या और विजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सभी चीजें उसमें रिसर्च की गई है। फिर आपके एनपर्चर स्टडी किया गया है, रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल परसेप्शन एंड बिहेवियर एडाप्शन इन स्पेस हैबिटेट। तो स्पेस में किस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो अडाप्ट करती है, इन सभी चीजों के बारे में मेंशन किया गया है।
ओके, तो रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल परसेप्शन जो है एंड बिहेवियर एडाप्शन इन स्पेस हैबिटेट वो कैसा है वो देखा जाएगा इसके अंडर। फिर आपके सेरिब्रल जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है ब्रेन में बिकॉज ऑफ माइक्रोग्रेविटी, उन चीज़ों को देखा जाएगा और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस में, हमारे ब्रेन फंक्शंस में, उसको स्टडी किया जाएगा, स्टडीड अंडर माइक्रोग्रेविटी स्ट्रेस। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका रेड नैनो डोजीमीटर के जरिए, ये एक आपका कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट है टू मॉनिटर एंड क्वांटिफाई रेडिएशन एक्सपोजर ऑन एस्ट्रोनॉट। तो ध्यान रखिएगा सभी चीज़ें पूछी जा सकती है, माइक्रो एल्गाई के बारे में, वॉयेजर डिस्प्लेस के बारे में, रेड नैनो डोजीमीटर क्या है, ये सभी चीज़ें एग्जाम में बन सकती है प्रीलिम्स में, ध्यान रखिएगा। और मेंस में अगर बनता है कि एक्सियम 4 मिशन का क्या आपका इसका टारगेट है, ओके, तो ये सभी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत देखिएगा, आपको समझ में आएंगी। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आई है। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।